नमस्कार, मैं हूं निखिल, ये है शिव और हम दोनों स्वागत कर रहे हैं आपका रखवाले में, हमारा वीकली डिफेंस अपडेट। शिव, हम लोग डिस्कस तो करना चाहते थे जो एयर चीफ मार्शल का एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एयरफोर्स डे आ रहा है, हम बधाई देना चाहते थे फोर्सेस को, बट दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज सरफेस की हैं, हम पहले उनको डिस्कस करना चाहते हैं, बाद में हम आईएफ में जाएंगे। हमारे दर्शक जानते ही होंगे कि 3 से 4 अक्टूबर के दरमियानी रात को एक फ्लैश फ्लड आया सिक्किम में, और जिसमें हमारे 23 वॉरियर्स लापता बताए गए थे। त्रिशक्ति कोर ने ये जानकारी पब्लिक की है और उन्होंने बताया कि रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं। एक जवान को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो बाकी 22 मिसिंग जवान हैं हु आर स्टिल अनअकाउंटेड फॉर, उनकी तलाश भी जारी है, रेस्क्यू मिशंस अंडरवे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, एक ज़्यादा ट्रबलसम, ज़्यादा परेशान करने वाली जानकारी जम्मू कश्मीर से बाहर आई है, जहाँ पे राजौरी में एक ऐसे इंसिडेंट की खबर मिली है जिसके बारे में आर्मी बहुत फोर्थराइट नहीं रही है। इस तरह की खबरें हैं कि एक ऑफिसर ने अपने साथी ऑफिसर्स के ऊपर फायर ओपन किया, लेकिन जैसा हमने कहा, ज़्यादा जानकारी का अभाव है। शिव, वन बाय वन हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना चाहते हैं। पहले हम सिक्किम के बारे में, ऑब्वियसली आर्मी के हाथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे थी नहीं। इट वॉज अ फ्लैश फ्लड, अ वेरी ट्रैजिक वन। रखवाले की टीम, सिक्किम की पूरी जनता, जिनके यहाँ नुकसान हुआ है, जिनके नियर एंड डियर वंस या तो नहीं रहे या लापता हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। शिव, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? ऐसा हमने सुना था कि कुछ व्हीकल्स थे, आई गेस, जो इस डिल्यूज में दब गए थे। अभी का स्टेटस क्या है? निखिल, स्टेटस जो है नॉर्थ सिक्किम में जहाँ पे ये हादसा हुआ है, अभी भी ये सिचुएशन काफ़ी बदल रहा है, क्योंकि अ, जो फ्लैश फ्लड उस इलाके में हुआ है वो इतना अचानक हुआ है कि बिग पिक्चर, पूरा डैमेज का पिक्चर अभी भी सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम कुछ फिगर्स के बारे में बात करेंगे, 100 से ऊपर लोग अभी मिसिंग हैं। आपने बताया कि 22 सेना के लोग मिसिंग हैं, उसमें से छः बॉडीज ऑलरेडी मिल गए हैं निखिल, विच इज़ द वेरी सैड न्यूज़। एक जवान, जैसे आपने बताया, उनका रेस्क्यू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं। 40 के ऊपर लोग अभी भी मिसिंग हैं इस बाढ़ में। बहुत सारे व्हीकल्स बह गए निखिल, सबमर्ज हो गए इस फ्लैश फ्लड में। और मेरा इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक एम्यूनिशन डिपो, राइट। जिसमें कुछ गोला बारूद, कुछ शेल्स, ऐसे कुछ मोटर्स, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है तो काफ़ी एम्यूनिशन रखा जाता है, वो भी शायद डैमेज या सबमर्ज हो गया है इस बाढ़ में। और इसलिए इंटरनली उस इलाके में, वो बहुत पब्लिकली नहीं बोल रहे, लेकिन इंटरनली एक एडवाइजरी डायरेक्ट हो गया है लोकल अथॉरिटीज़ को कि अगर कुछ लोगों को कुछ मिले या रेस्क्यू एफर्ट्स में अगर कुछ चीज़ें मिले, उसको छूना मत, लोकल अथॉरिटीज़ को बुला के हैंडल करें। यही, और ये पीआरओ डिफेंस गुवाहाटी ने ट्वीट भी किया है इस बारे में, उन्होंने वो जानकारी पब्लिक की है। उनका ये मानना है कि जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे नदी के बहाव में हो सकता है कि कुछ एम्यूनिशन के पीसेस आए हों, कुछ हथियार आए हों। जैसे शिव ने बताया, अगर आप इनको देखते हैं तो आप इनको रिपोर्ट कीजिए, ये डेंजरस हो सकते हैं, इनको आपको हैंडल नहीं करना है। आप इन्हें देखिए और इनकी लोकेशन पास ऑन कीजिए, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ आपको मिल रही हैं, चाहे वो रेवेन्यू के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हैं, और फिर उसके बाद जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ होंगी वो जा करके उन सारे पीसेस को वहाँ से कलेक्ट करेंगी। शिव, हम आगे बढ़ने से पहले ये भी जानना चाहते हैं कि 33 कोर का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो हमेशा से, वो एक बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयड हैं, उनका वो 2020 के बाद से उनका भी थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा था, उनकी भी फॉर्मेशंस थोड़ा सा टुवर्ड्स दी एलएसी मूव कर गए थे। उनके अभी स्टेटस क्या है? जो हम इन 23 जवानों के बारे में जो जानते हैं, जो इस डिल्यूज में पहले मिसिंग हुए, क्या हमारी बाकी फॉर्मेशन सेफ हैं, और जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, क्या वो इंटैक्ट है? निखिल, देखो, फॉरवर्ड एरियाज में अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन में देखोगे, ये जो टेरेन है, जो इलाका है, वो नॉर्मल एरियाज में भी एक खतरनाक है। नॉर्मल टाइम्स, पीस टाइम देखो, वो ये एक खतरनाक इलाका है, क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी वो माइक्रो क्लाइमेट होता है वहाँ पर। एक तो वहाँ पे जो क्लाइमेट का जो चेंज होता है, बहुत अचानक चेंज होता है, हैवी रेनफॉल होता है, पहाड़ी इलाका है,
जैसे हमने अभी देखा बहुत रिवर सिस्टम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और इसलिए जब जब कुछ फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट होता है कहीं पे जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए इट्स अ वेरी प्रिकेरियस एरिया जो फॉरवर्ड एरियाज हैं। लेकिन मैंने 33 कोर और कुछ फॉर्मेशन वहाँ के सिक्किम अरुणाचल के फॉर्मेशंस से बात की है कल और आज के बीच में, और उनका बताना है कि पहले से लेकर अब तक एक्चुअली प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस इलाके में। निखिल, ये तीस्ता रिवर एरिया में जो नॉर्थ सिक्किम में है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ये ना सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था, लेकिन एक डैम से कुछ पानी भी रिलीज हुआ था। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है कि सिक्किम वो तो बह गया, पूरा डैम ही बह गया, डैम बिल्कुल बह गया। तो अभी जांच चल रही है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या ये फॉर्मेशन वहाँ से हटना चाहिए, शुड इट बी मूव टू अ सेफर प्लेस, क्योंकि वो नदी तो हटेगा नहीं, तो इसलिए दैट प्रोसेस इज ऑन। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट फॉरवर्ड एरियाज अगर आप देखोगे, हमारे फॉर्मेशंस बिल्कुल सुरक्षित हैं, और जैसे आपने बताया कि पिछले 15-20 साल में ये फॉर्मेशंस काफ़ी बड़े हो गए हैं निखिल। फॉरवर्ड एरियाज में ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, पूरा यूनिट्स वहाँ पे तैनात हैं, तो इसलिए इंडिया का जो प्रेजेंस है बॉर्डर पे काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल। और इस मौसम का जैसे शिव आप बता रहे थे, जब हमें याद है कि जब हमारा एक स्पेशल सीरीज है गेस्ट इन द न्यूज रूम, उसमें जनरल ढिल्लन जब आए थे, तब वो बता रहे थे कि उनके टाइम में, और आई गेस ये अभी भी होता है, कि जितने भी कमांडर्स होते हैं वो बाय 12 PM वो वापस आ जाते हैं। जो उनके चॉपर्स होते हैं वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स वो लोग लेते हैं, वो जाते हैं जहां उनको विजिट करना होता है, वो बाय 12 वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मौसम क्या चेंज होगा उसका कोई प्रिडिक्ट आप कर नहीं सकते हैं। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो आपके टफ एरियाज है वहां वैलीज में नदियों के आसपास ही, जैसे शहर भी बसे हुए हैं, फॉर्मेशंस को भी वहीं जगह ढूंढनी पड़ती है। तो जहां ये, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत कम है जहां पे कोई भी रुक सकता है, तो आई गेस आर्मी जरूर इस बारे में विचार करेगी कि आगे किस तरह के स्टेप। जिस ग्लेशियर लेक से शिव ये कहा जा रहा है कि ये पानी का उतना बड़ा वॉल्यूम रिलीज हुआ, उसको आई गेस 2015 या 2016 में जब साइफन करने की कोशिश हुई थी सोनम वांगचुक के साथ, तब आईटीबीपी और इंडियन आर्मी भी के लोग भी वहां पे गए थे। तो आई एम श्योर कि आर्मी के जो लोग हैं उनको काफी अच्छा वहां का आइडिया रहा होगा कि किस तरह का वहां पे सिनेरियो तैयार होता है। पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है, कभी कभी फौज भी इस तरह संकट में फंस जाती है। शिव, अगली स्टोरी जो कि हमारे हिसाब से ज्यादा सीरियस है और काफ़ी हार्श टोन्स में इस बारे में बात हो रही है। हमने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी जो पब्लिश हुई, फिर उसको रिट्रैक्ट किया गया, और कुछ पोस्ट्स डिलीट हुए, कुछ आर्टिकल्स डिलीट हुए, और उसके बाद फिर 16 कोर ने एक आई वुड से क्रिप्टिक ट्वीट उन्होंने किया, जितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक थी उसके बावजूद, कि एक ग्रेनेड इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक ऑफिसर इंजर्ड है। लेकिन जो जानकारी छन छन के बाहर आ रही है वो ये है कि राजौरी में थाना मंडी के पास जो 48 RR का कैंप है, वहां पे एक ऑफिसर, उनके जीवन में शायद कोई दिक्कत चल रही है, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया है, और ऐसे एलिगेशंस हैं, इस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने ग्रेनेड्स भी लॉब किए अपने ब्रदर ऑफिसर्स पे। निखिल, पहले तो हम बताएंगे कि ये एक बहुत परेशान करने वाली, विचलित करने वाली घटना थी, और जैसे आपने बताया कि सेना को नहीं चाहिए था कि इसको ज़्यादा कवरेज मिले, और ये एक एक्चुअली एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, क्योंकि ये एक इंटरनल मामला था। पहले जो रिपोर्ट्स आए थे, थाना मंडी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आसपास है जम्मू सेक्टर में, ये कल की बात है निखिल, कुछ ग्रेनेड्स के साउंड आए थे, विस्फोट के साउंड आए थे, फायरिंग के साउंड आए थे। तो इनिशियल जो ज़मीन से रिपोर्ट्स आए थे वो फ्लैश हुआ था कि पॉसिबल टेरर अटैक। तो जब क्योंकि हुआ भी है उस एरिया में, और जब लोकल रिपोर्टर्स ने सेना से चेक किया कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तब पता चल गया था कि एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये कुछ आर्मी कैंप के अंदर कुछ हुआ है। तो उसके बाद ये एक फ्लैश आ गया था कि शायद वो एम्यूनिशन एरिया या वेपन आर्मरी में, जहाँ पे हथियारे रखते हैं, वहाँ पे कुछ हादसा हुआ होगा। उसके बाद 1 घंटे बाद निखिल ये पता चल गया था, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन फैल गया था कि ऐसा कुछ फ्रेट्रिसाइडल इंसिडेंट हुआ था। फ्रेट्रिसाइड मतलब जब एक सैनिक या ऑफिसर अपने ही लोगों पर हमला करता है। तो अभी भी इतने घंटे बाद भी निखिल
जो जानकारी है वो काफ़ी कम है, लेकिन मोटा मोटा मैं ये बता सकता हूँ कि एक मेजर थे, यंग मेजर थे, ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, उनका कुछ पर्सनल मामला था, कुछ स्ट्रेस था, और उन्होंने वो आर्मरी में जाके वो असॉल्ट राइफल्स जो थे वो लेकर हमला शुरू कर दिया था कुछ जवानों या ऑफिसर्स के ऊपर। और उसके बाद जब ये फायरिंग शुरू हुआ था और जो साउंड या फायरिंग का आवाज़ फैलने लगा, तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स यूनिट के, 48 राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट, और हमको याद रखना पड़ेगा निखिल कि 48 राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेरर फोर्स है, तो ऐसे यूनिट्स में ज़्यादा वेपन्स और एम्यूनिशन रखे जाते हैं उनके आर्मरीज में। तो ये हो रहा था जब ये फायरिंग हो रहा था, कुछ कमांडिंग ऑफिसर, जो यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर और कुछ सीनियर ऑफिसर, सेकंड इन कमांड जो भी हैं, वो सब आए थे। और जब टू प्लेकेट हिम को सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करना, उससे बात करना, जो हमेशा होता नॉर्मल है प्रोसीजर। लेकिन जब वो आए थे, हमारे जानकारी के मुताबिक ये जो मेजर थे वो और भी शायद गुस्सा हो गए थे, और उनके पास ग्रेनेड्स भी थे, और एक या दो ग्रेनेड्स भी उन्होंने फेंका, और वो भी उसका भी एक्सप्लोजन हुआ, और काफ़ी कुछ आई थिंक 4-5-6 लोगों को चोट पहुंचा, कुछ इंजरीज भी हैं, घायल हुए हैं, एक दो शायद सीरियस हैं, मतलब हाथ या गले में कुछ इंजरीज हैं, लेकिन कोई कैजुअलिटीज नहीं है, सब जिंदा हैं। सब लोग जो घायल हैं वो स्टेबल हैं, वो वहाँ से इवैक्यूएट हुए हैं और वो हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे हैं, और जो मेजर जो था वो भी एप्रीहेंड हो गया है, वो उसको सुरक्षित उन्होंने पकड़ लिया है, वो अभी सेना की हिरासत में है, उसी यूनिट में के हिरासत में है। 16 कोर के जो जीओसी हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल वो भी मौके पर वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि ये इससे बड़ा जो घटना इंटरनली आप नहीं सोच सकते हो निखिल, क्योंकि एटलीस्ट मैं डिफेंस 20 साल से कवर कर रहा हूँ, और मुझे याद नहीं है कि एक ऑफिसर ऐसे हमला कर सकता है अपने लोगों पर। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि ये एक फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल्स है, जो दबाव है सैनिक और ऑफिसर्स में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आर्मी सख्त से सख्त सजा करेगा, इन्वेस्टिगेशन, जांच करेगा, और उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ द सिचुएशन, ताकि ये कभी अगेन इज नेवर रिपीटेड। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है निखिल, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल चीज़ हो सकता है जो इग्नोर हुआ हो, हम उस पर कंजेक्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरनल और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रैंकली अवेलेबल नहीं है निखिल, बिल्कुल। तो शिव, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में ऐसा क्यों हुआ होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे हमने इस तरह के इंसिडेंट्स पहले देखे हैं, बठिंडा में हुआ है, अब JNK के बाकी इलाकों में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, और एक टाइम था ये CAPFs में, अब ये प्रॉब्लम ज्यादा है, आर्मी में या जो तीनों हमारे फोर्सेज हैं वहां पे ये प्रॉब्लम अब ये धीरे धीरे ड्रॉ डाउन है, अब कम होता जा रहा है कि मेंटल इश्यूज या स्ट्रेस रिलेटेड इंसिडेंट्स, जैसे ये भी मेरे हिसाब से स्ट्रेस से रिलेटेड है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, दैट विल कम टू नो, बाद की बात है वो। क्या इसमें और काम होने की जरूरत है? क्योंकि हमने ये स्पेशली एक आउटसाइडर को तो यही लगता है कि आर्मी में इन चीजों पे बड़ा फोकस रहता है कि आप चीजें जो डूअर्स होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो क्या इस तरह के इश्यूज उसमें पीछे छूट जाते हैं, मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया फॉरवर्ड एरिया है, LC के बहुत पास हुआ है ये। निखिल, अगर इस घटना में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एक सिल्वर लाइनिंग हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर हम आंकड़े देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो फ्रेट्रिसाइड जैसे इस घटना या सुसाइड के जो घटनाएं होते थे सेना में पहले 10, 15, 20 साल पहले, वो बहुत कम हो गया है, वो बहुत ही कम हो गया है। और अगर हम
आंकड़े को का विश्लेषण करेंगे, वो सामने बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है कि ये ऐसे जो घटना है वो कम कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर। लेकिन निखिल, एक भी ऐसा घटना होता है तो सेना में एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि गलत क्या हुआ है। ये एक मेजर थे, मेजर के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है यूनिट में, आपको पता है। कंपनी कमांडर होता है, कंपनी कमांडर होते हैं, वो एक्टिव ऑपरेशंस में जाते हैं, वो अपने अपने करियर के प्राइम में हैं, बिल्कुल प्राइम में हैं ऑफ हेल्थ। उनके सामने बहुत लंबा करियर हो सकता है, वो यंग होते हैं लेकिन उनके पास यंग फैमिलीज भी होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए जब वेटरन ग्रुप्स में या जर्नलिस्ट ग्रुप्स में जब ये डिस्कस हो रहा था कल और आज से, एक अलग सा फीलिंग आ रहा था कि ये एक मेजर था। मेजर्स आर द फ्रंटल फोर्स ऑफ द आर्मी, जो एक्चुअली कटिंग एज, जनरली जो आप साथ देखते हैं वो मेजर्स ही लीड कर रहे होते हैं। ऑपरेशंस में मेजर्स लीड करते हैं, जवानों के साथ मेजर्स ही चलते हैं, मेजर्स और कैप्टन्स। तो इसलिए ये एक परेशान करने वाली घटना है निखिल। लेकिन जो 20 साल पहले, 15 साल पहले जो इतने फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड के घटना होते थे, उससे एक चीज़ तो ये बहुत कम हुआ है। जब ये ज़्यादा होता था सेना में निखिल, काउंसलर्स, रेगुलर काउंसलिंग, एक लीनियंट लीव स्ट्रक्चर, जो छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी के ऊपर कोई भी बहस नहीं होती है यूनिट्स में। एक नया रिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर अपने सारे ट्रूप्स के साथ एक वन ऑन वन इंटरेक्शन जारी रखते हैं, जो पर्सनल कांटेक्ट है फैमिलीज के साथ ज़्यादा रखते हैं। एक लीनियंट पॉलिसी है जिसमें आप संपर्क में रह सकते हैं, विजिट्स, ये वो, जो और इस ज़माने में जहाँ पे हम सब हाइपर कनेक्टेड है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल्स है, ये सब है, तो वो एक्चुअली ज़्यादा आसान हो गया है संपर्क में रहना। लेकिन फिर भी ये सारे फैक्टर्स को लेकर भी अगर ऐसा घटना हुआ है और वो भी एक मेजर के साथ निखिल, तो ये जो जांच होगा ये बहुत गहरा होगा, और द आर्मी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। एक जैसे मेरे ख्याल इस एट दिस जंक्चर जो हम कह सकते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने दर्शकों को बता चुके हैं। बस हम 2 चीज़ें यहाँ मेंशन करना चाहते हैं। जैसे देखने वालों को लगता है कि 3 महीने की छुट्टी मिलती है, इनको क्या स्ट्रेस होता होगा। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। जब वो 15-15 दिन की छुट्टियाँ वो जाते भी हैं, तब आप सोचिए, जब वो लोग ऑप्स में हैं या जब वो यूनिट में है, लाइन में रह रहे हैं, तब वो फैमिली से कांटेक्ट में है, लेकिन वो फैमिली के कोई भी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकते। तो जब फौजी घर जाता है 15 दिन की छुट्टी लेके या 1.5 महीने की छुट्टी लेके, तो उनके लिए वो जो 6-8 महीने का बैकलॉग उनके घर पे रेडी रहता है उनके लिए। तो इसीलिए उस स्ट्रेस को अप्रिशिएट करने की हमें भी कोशिश। राष्ट्रीय राइफल्स निखिल, राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल और ये जो आतंकवादी इलाकों में ये शेर है। इनके जो राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट्स के जो जिम्मेदारियां हैं वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रोज 2-3 ऑपरेशंस में जा सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर। अगर आप देखोगे तो ये कॉन्स्टेंटली दबाव के अंदर है निखिल, कि ऑपरेशन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इस गांव में कौन है, उस गांव में कौन है, ये इंटेलिजेंस, ये इनपुट आ गया है। तो वो कॉन्स्टेंटली एक ऑन मोड में होते हैं, और उनका जो रेस्ट पीरियड है वो बिल्कुल होता है यूनिट में। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो ये राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक और ऑफिसर ज़्यादातर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं निखिल। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक एक्सक्यूज़ है, बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेना ऐसे लोगों को रेस्ट नहीं देता, बिल्कुल रेस्ट मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं ऐसे आर्मी कैंप्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे नरक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके देख भी सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। थाना मंडी मैं गया हूँ कुछ साल पहले निखिल, वो जमाना अच्छा, पहले बंकर वाला टाइम चला गया, अब मेस बना हुआ है, मेस बना हुआ है, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं जो सेना देती है। लेकिन
जैसे मैंने बताया कि केस टू केस बेसिस में बिल्कुल। कुछ अलग हो सकता है, इसलिए ये जांच काफी डिटेल में जाएगा। नहीं ऑल्सो बिकॉज कोई हो सकता है कि प्रोफेशनल कोई वजह हो ही ना, कोई पर्सनल वजह भी हो सकती है। और ये एक ऑफिस, जैसे अगर मैं और शिव और जतिन जो कि कैमरे के उधर, अगर हमारा झगड़ा होगा तो हम एक दूसरे का फोन फेंक सकते हैं। Correct. हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, Yeah. और वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ हथियार होते हैं, बिल्कुल। और जहाँ हथियार होते हैं वहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स की संभावना पैदा होती है, इसलिए जांच जरूरी है। एक आखिरी चीज शिव, जैसे हमने प्रोक्योरमेंट पे बहुत आंसू बहाए हैं रखवाले में, और उतने ही आंसू हमने बहाए हैं कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो आर्मी का है, आई गेस उसको थोड़ा इंप्रूव होने की जरूरत है। क्योंकि हमने राजौरी में भी देखा, मल्टीपल अलग अलग तरह के अलग अलग बेंट ऑफ माइंड के लोग जब उस जानकारी को पोस्ट कर चुके हैं जी। और वो चीज पब्लिक है, उसके बाद में आपको थोड़ा फोर्टकमिंग होना चाहिए। और सनलाइट बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है। अगर जो कोर इन्वॉल्व है, जो कमांडर्स हैं, अगर वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे दे तो बाद में इस कंजेक्चर का स्कोप ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। निखिल, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर जज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन व्हाइट नाइट कोर ने जो ट्वीट सामने रखा कि एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ अ ग्रेनेड, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरा मानना है कि उनको शायद एक जनरल स्टेटमेंट वो रख सकते हैं, लेकिन जब वो एक्सीडेंटल बोलते हैं वो तुरंत उसका meaning मिसलीडिंग हो change जाता है। exactly. वो तुरंत मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि उनको भी पता है, और सोशल मीडिया पे और ऐसा नहीं था कि निखिल की सोशल मीडिया पे कुछ अनोनिमस अकाउंट्स ट्वीट कर रहे थे, वेटरन लोग ट्वीट कर रहे थे, वेरीफाइड हैंडल्स ट्वीट कर रहे थे, कुछ जर्नलिस्ट लोग भी ट्वीट कर रहे थे। मैंने ट्वीट नहीं किया क्योंकि सेना के कुछ अधिकारी ने मैसेज भेजा था कि इसको थोड़ा डाउन रखो अभी, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ है, अभी ये सेंसिटिव चीज़ है, फॉरवर्ड एरिया है। तो हमने अपना कुछ जर्नलिस्ट ने अपना खुद का वैल्यूज उसमें अप्लाई करके बोला कि ठीक है, मैं 1-2 घंटे के लिए इस पे रिपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इफ वी डोंट रिपोर्ट द स्टोरी इमीडिएटली। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिपोर्ट करना तो पड़ेगा, जैसे हमने आज रिपोर्ट किया भी है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं निखिल आपकी बात से कि जब ऐसा कुछ होता है, एक डिफॉल्ट रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आप जो बेयर मिनिमम जो प्रोटोकॉल्स है, फैमिलीज, यूनिट का सुरक्षा, ये सब को इनटू अकाउंट लेकर आप एक जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल रखना चाहिए। क्योंकि जब आप साइलेंट रहते हो, जब आप खामोश रहते हो, जब आप इंफॉर्मेशन सामने नहीं रखते हो, तब रूमर्स फैलते हैं, तब कंजेक्चर स्पेकुलेशन फैलता है कि आर्मी कवर अप कर रहा है, आर्मी साइलेंट रहे क्योंकि उनको कुछ छुपाना है, ये एक्चुअली एक इंटरनल मामला नहीं है, ये बाहर से कुछ हुआ है। ये सारे जो रूमर्स स्पेकुलेशन जो है उसको बढ़ावा देता है जब आप एक प्रॉपर डिटेल में नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। मैं उदाहरण से करता हूं निखिल, व्हाइट नाइट कोर ने एक स्टेटमेंट लिखा कि एक्सीडेंटल ग्रेनेड एक्सप्लोजन। मैं बोलता हूं कि क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था, एन इंटरनल इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस at an army camp near the line of control in Jammu sector. It involves personnel of the unit. It is being investigated. बस बात खत्म। एक्सीडेंट क्यों बोलना है? एक्सीडेंट बोल के अब अगर आप स्टोरी पढ़ोगे न्यूज़पेपर में और उस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो बिल्कुल 180 डिग्री, देन यू विल से कि ये एक्सीडेंट क्यों बोल रहे हैं, उनको पता है कि क्या हुआ है। तो इसलिए तो लेकिन मैं एक लास्ट चीज ये भी बोलूंगा निखिल कि डिफेंस पब्लिक रिलेशंस और आर्मी पब्लिक रिलेशंस, और वो सारे हमारे दोस्त भी हैं, वो बहुत मदद भी करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में। मैं ये बोलूँगा कि उनका भी जो जॉब है वो बहुत ही डिफिकल्ट है निखिल, स्पेशली फॉरवर्ड एरियाज़ के नॉर्दर्न कमांड में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको इनपुट्स बहुत जगह से आते हैं। नॉर्दर्न कमांड से आएगा, 16 कोर से आएगा, आर्मी हेडक्वार्टर से आएगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आएगा कि ये मत करो, ये बोलो। उनको बोल के नहीं, इसका ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये बोलो, नहीं ये मत बोलो कि इंटरनल है, ये एक्सीडेंट है। तो बहुत सारे इनपुट्स होंगे, तो वो अपना पर्सनली उनका स्किल अप्लाई करके ये करना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट टू जज देम आल्सो, लेकिन ये डेफिनेटली इट वाज अ रॉन्ग थिंग।
आई गेस मुझे ऐसा लगता है शिव कि एक वो मैं बिल्कुल जो एथिक्स हैं, जो ऑनर की बात है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन थोड़ा कैंडिड होना चाहिए। ये पूरे 100%, दुनिया में होता है 100%। जिस तरह का इंसिडेंट राजौरी में हुआ है, पूरे वर्ल्ड ओवर नथिंग टू फील अशेम्ड ऑफ। हाँ, ये हर सेना सब में जगह। होता है। और ये बिल्कुल, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसमें ऐसा कोई डिसग्रेस वाली बात नहीं है 100%। और ना ही ये कोई डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मैटर है। जितनी जानकारी अभी अवेलेबल है, ये अपने नेचर में दिस इंसिडेंट इज नॉट क्रिमिनल। करेक्ट, करेक्ट। तो इस चीज को लेकर के तो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी। एनीवेज शिव, हम आखिरी स्टोरी के तरफ जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की 91वीं 91st एनिवर्सरी उनकी आ रही है और एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी का जो एनुअल एड्रेस होता है वो भी अब तक के हमारे दर्शक सुन चुके हैं, हम लोगों ने भी सुना है। हम भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्रोक्योरमेंट पे बात रखी है, उन्होंने नए फॉर्मेशंस पे बात रखी है। मैं 2-3 चीज़ों पे आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ। पहला, एक जब उनको LAC के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट्स है, क्योंकि 2020 के बाद में तीनों सर्विसेज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें चाइना एक बड़ा, और जो बाद में फिर जब फ्लोर ओपन किया जाता है फॉर क्वेश्चंस तो उसमें भी यही होता है, पहला सवाल हमेशा चाइना के ऊपर ही होता है। चाइना के ऊपर ही होता है। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि जहां हम अपने कॉम्पिटिटर्स को इन शेयर नंबर्स काउंटर नहीं कर सकते, वहां हम टैक्टिक्स में कर सकते हैं और उसके लिए वी आर ट्रेनिंग डे एंड नाइट। रखवाले में जितनी बातें हम करते रहते हैं, चाहे वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे वो बाकी एक्सीडेंट्स इत्यादि की बात हो, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको इस बात का वजन कितना लगता है? निखिल, जब वो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कन्वेंशनल जो चैलेंज है इंडिया के लिए वो चाइना से है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो प्रॉक्सी वॉर जो हो रहा है वो तो जारी रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल टेरिटोरियल चैलेंज है, जो युद्ध हो सकता है, वो सिर्फ चाइना के साथ हो सकता है। रखवाले के बहुत सारे एपिसोड्स में हमने तुलना किया है कि उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, लेकिन एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का जो बोलना है कि हम टैक्टिक्स के साथ हम सुपीरियर हैं, नंबर्स और आंकड़े के साथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि चाइना के पास अगर आप उनके एयरफोर्स देखोगे, उनका नेवी देखोगे, उनका आर्मी देखोगे, वो कंपेरेबली बहुत बड़ा है निखिल। उनके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका जो इंडस्ट्री है वो उनका खुद का इंडस्ट्री है, वो बाहर से कुछ लेते नहीं हैं। तो अगर आप जो इंग्लिश में बीन काउंट बोलते हैं, अगर वो करोगे तो चाइना इज़ द विनर। लेकिन हमारे पास जो कुछ एडवांटेजेस हैं निखिल, जैसे कि अगर हम लद्दाख के बारे में बात करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा एयर बेसिस के लोकेशन के बारे में हमने बात किया है। जो टैक्टिक्स के बारे में, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में, एयरफोर्स को छोड़ो, ग्राउंड फोर्सेस को लेकर जब हम बात करते हैं, जो इंडियन आर्मी का जो अनुभव है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, वो हमको एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज देता है अगर युद्ध होता है तो। अभी तो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बन रहे हैं। वो बैठे हैं, हम बैठे हैं, उनका मैप अलग है, हमारा मैप अलग है, और वो जारी रहेगा। और जैसे हमने पहले भी बताया, ये मिलिट्रीज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे निखिल, ये सिर्फ नेता लोग, गवर्नमेंट्स डिप्लोमेटिकली इसका हल हो सकता है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड है एयरफोर्स का, उनका मानना है कि उनके जो टैक्टिक्स हैं, उनके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज ट्रेनिंग है, उनका जो एयर कॉम्बैट का जो एक्सपीरियंस है, जो चाइना के पास एक्चुअली नहीं है, उसको एक एडवांटेज देता है। दैट इज द एयर चीफ्स। और उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें की। उन्होंने कहा माउंटेन रडार सिस्टम जो हमारे यहाँ अपडेट किए जा रहे हैं उस पूरे इलाके में, उस टेरेन में। और एयर चीफ ने ये भी काफ़ी कैटेगोरिकली कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता है, मैं वहाँ से वापस नहीं आने वाला हूँ। IAF विल बी डिप्लॉयड, वहाँ पर रहेंगे। सिर्फ इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप मतलब फोकस करना चाहेंगे? एयर चीफ ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो इस बार, मतलब मैं ऐसे कोई बहुत नई या कोई बहुत जिसको कहते हैं स्पेक्टेकुलर कोई ऐसा अनाउंसमेंट मैं तो नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं नहीं निकाल पाया उसमें से। क्योंकि शायद वो जो अनाउंसमेंट्स थे निखिल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हो गए थे। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का एक पेट इशू है, वो है इंडिजिनाइजेशन। वो बहुत प्यार करते हैं उनको, उनका एक मैं मतलब रिस्पेक्ट से बोलूँगा, एक ऑब्सेशन है उनका कि वो मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस,
वो एक्चुअली मानते हैं, पर्सनली मानते हैं कि दैट इज़ द ओनली वे टू टेक द एयरफोर्स फॉरवर्ड। तो इसलिए वो LCA Mark 1A का एडिशनल ऑर्डर्स, जिसके बारे में हमने एक पिछले एपिसोड में बात किया है, 150 150 के ऊपर 156 नंबर का प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक प्रपोजल सामने किया है। ऐसे काफ़ी कुछ प्रपोजल्स हैं निखिल, जो इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा करता है, देता है, प्रायोरिटी करता है। इसके अलावा काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। C295 का डिलीवरी अभी हुआ है, वो एक था। तो ये दो अनाउंसमेंट्स भी थे। तो इसलिए शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बिग टिकट अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं था। तो मैंने एयरफोर्स डे के पहले जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं बहुत सारे अटेंड किए हैं। उनके जो ओपनिंग एड्रेस में ऐसा कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट होता नहीं है। वो क्वेश्चन एंड आंसर, जब जर्नलिस्ट क्वेश्चन एंड आंसर बोलते हैं तब एक हेडलाइन मिल जाता है, और ज़्यादातर एयरफोर्स चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाता है, क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन में एयरफोर्स एक एयर पावर और स्ट्रेटेजिक फोर्स को लेकर वो काफ़ी कुछ बोल देते हैं। और एयर चीफ चौधरी ने भी बोला है चाइना के बारे में। तो निखिल, जो अनाउंसमेंट थे वो पहले आ गए थे शायद। हाँ, इसीलिए मतलब उस तरह की स्थिति बनी कि क्या नया हो। जैसे, लेकिन उस चीज़ के लिए तारीफ होनी चाहिए, जैसे शिव बता रहे थे, इंडिजिनाइजेशन। फाइटर पायलट्स काफ़ी जिसको कहते हैं अपनी ओपिनियन को लेके काफ़ी फोर्थराइट होते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब मैं सोच ही रहा हूँ कि मुझे किस तरह फ्रेज करना चाहिए एक 4 स्टार ऑफिसर के बारे में अपनी राय को। एक MiG-29 पायलट हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को भी। तो इस बात में हम उनकी और उनके पूरे संस्थान की, इंडियन एयरफोर्स की तारीफ करते हैं। उनका एयरफोर्स डे आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स को रखवाले की हैप्पी एयरफोर्स डे हमारी पूरी टीम की तरफ से। शिव यहीं पे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, और जो कैमरे के पीछे जतिन है उनकी तरफ से भी हैप्पी एयरफोर्स डे। आप सब ने रखवाले की इस किस्त को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया, और शिव आपके वक्त का थैंक यू।